तमिल भाषा के दो शब्द है, कड़ाल मन्नन यानी किंग ऑफ रोमांस। 1950 से 1980 के बीच तमिल सिनेमा के सबसे रोमांटिक हीरो थे जेमिनी गणेशन। इन्हें ही कड़ाल मन्नन भी कहा जाता था। ये इतने हैंडसम माने जाते थे कि फिल्मों में कभी इन्हें बदसूरत दिखने वाले रोल नहीं दिए गए। जेमिनी गणेशन बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा के पिता थे। हालांकि उन्होंने रेखा को कभी अपनी बेटी नहीं माना और ना ही उनकी मां को पत्नी का दर्जा दिया। जेमिनी ने 3 शादियां की थी। पहली शादी तो सिर्फ इस लालच में कर ली थी कि ससुर ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने का भरोसा दिया था। डॉक्टर तो नहीं बन पाए, लेकिन किस्मत उन्हें फिल्मी पर्दे पर ले आई। पहले एक्स्ट्रा कलाकार, फिर साइड हीरो, फिर विलन और फिर बने हीरो। दूसरी शादी फिल्म एक्ट्रेस सावित्री से की, जो अपने जमाने की सबसे अमीर एक्ट्रेस हुआ करती थी। तीसरी शादी की 78 साल की उम्र में, वो भी अपने से 36 साल छोटी लड़की से। जेमिनी गणेशन जितने फेमस थे उतने ही विवादों में भी रहे। एक्ट्रेस रेखा और उनकी मां से जेमिनी का रिश्ता हमेशा विवादों में रहा। सावित्री टॉप एक्ट्रेस थी, लेकिन धीरे धीरे बर्बाद हो गई। इसका कारण भी जेमिनी को भी माना गया। किंग ऑफ रोमांस की जिंदगी में जितना रोमांस था, उतनी ही कंट्रोवर्सीज भी थी। जेमिनी का जन्म 1922 को तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिनका नाम रामासामी गणेशन रखा गया था। इनकी दादी और मां देवदासी थी और पिता रामासामी अय्यर पुदुकोट्टई तमिलनाडु के महाराजा कॉलेज के प्रिंसिपल। 6 साल की उम्र में से जेमिनी ने एक साथ दादाजी और पिता को खो दिया। परिवार लावारिस हो गया तो उन्हें बुआ के घर मदद मांगने जाना पड़ा। रोज मां का अपमान होते देखते थे जेमिनी। जेमिनी की बुआ मुथु लक्ष्मी एक पढ़ी लिखी महिला थी, जो देवदासी प्रथा से नफरत करती थी। उन्होंने जेमिनी के परिवार को सहारा तो दिया, लेकिन बदले में उन्हें जिल्लत और तानों से दिन काटने पड़ते थे। जेमिनी की मां और दादी को उनके घर आने वाले मेहमानों के सामने आने की भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि मुथु लक्ष्मी को उनसे रिश्तेदारी पर शर्म महसूस होती थी। रोज के ताने और जिल्लत से परेशान जेमिनी की मां और दादी उन्हें वही छोड़कर गांव लौट आई। वो चाहती थी कि जेमिनी अपनी बुआ की तरह पढ़ लिख कर कामयाब बने। मां से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सके जेमिनी। जब बुआ ने पढ़ाई के लिए जेमिनी को रामकृष्ण आश्रम भेजा, तो वो मां के बिना नहीं रह पाए। दूरी बर्दाश्त नहीं हुई तो जेमिनी आश्रम छोड़कर मां के पास भाग आए। गांव में ही उन्होंने स्कूली शिक्षा ली और फिर बीएससी करने चेन्नई के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज आ गए। जेमिनी एक बार पढ़ाई के सिलसिले में अपनी दोस्त टीआर अलामेल से मिलने तिरुचिरापल्ली गए थे, जहां उनकी मुलाकात अलामेलू के पिता से हुई। अलामेलू के पिता मेडिकल कॉलेज से जुड़े थे। उन्होंने जेमिनी को प्रस्ताव दिया कि अगर वो उनकी बेटी से शादी करते हैं तो उन्हें मेडिकल कॉलेज में सीट दी जाएगी। जेमिनी डॉक्टर बनना चाहते थे, तो वो राजी हो गए। 1940 में 19 साल के जेमिनी ने शादी तो की, लेकिन दुर्भाग्य से 1 महीने में ही उनके ससुर गुजर गए। बिना सिफारिश के मेडिकल सीट मिलना नामुमकिन था। ऐसे में उन्होंने डॉक्टर बनने का ख्याल छोड़ दिया। जेमिनी की शादी भले ही मजबूरी में हुई हो, लेकिन उन्होंने कभी पत्नी को यह एहसास नहीं दिलाया। वो अलामेलू को बाबजी के घर बुलाते थे। कुछ सालों में इनके घर बेटियों का जन्म हुआ। अलामेलू से जेमिनी को 4 बेटियां रेवती, कमला, जयलक्ष्मी और नारायणी थी। जेमिनी खुद तो डॉक्टर नहीं बन सके, लेकिन उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को डॉक्टर जरूर बनाया। वही चौथी बेटी नामी पत्रकार है। ससुर के गुजरने के बाद घर की जिम्मेदारी जेमिनी पर आ गई, तो वो नौकरी की तलाश में निकल पड़े। एक रिश्तेदार की मदद से उन्हें दिल्ली के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। कुछ लोगों की मदद से 1947 में जेमिनी को जेमिनी स्टूडियो में एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल गई। जेमिनी फिल्मों में कास्टिंग में मदद करते थे। इस साल जेमिनी को मिस मालिनी फिल्म में साइड हीरो का रोल दिया गया। स्क्रीन पर आए जेमिनी बेहद हैंडसम थे और उनका अभिनय दमदार था। ऐसे में उन्हें लगातार फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। 1953 की फिल्म मनम पोला मंगलम में पहली बार इन्होंने बतौर हीरो काम किया और पॉपुलैरिटी हासिल की। इसके बाद जेमिनी लगातार हिट फिल्में देने लगे। रोमांटिक हीरो जेमिनी के चाहने वालों की गिनती नहीं थी। रोजाना उनके घर कई फैंस के लेटर आते थे, जिनके जवाब वो खुद देते थे। वही जब कोई स्टूडेंट उनसे मिलने पहुंचा था,
तो वो घंटा उसे बिठाकर बात करते और अपनी गाड़ी से घर छुड़वाते। एक बार तो एक कल्चरल प्रोग्राम के लिए श्रीलंका गए थे। वहां उन्हें लेने के लिए हजारों लोग एयरपोर्ट पहुंचे थे। अगले दिन श्रीलंका के हर अखबार में फ्रंट पेज पर सिर्फ जेमिनी की ही तस्वीर थी। जेमिनी की पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि अगर किसी प्रोग्राम में चप्पल उतार दे तो चप्पल चोरी होना आम बात थी। 1964 में जेमिनी तमिल फिल्म की शूटिंग के लिए रामेश्वरम गए थे। इतिहास में पहली बार रामास्वामी मंदिर में अंदर शूटिंग हुई थी। जेमिनी को देखने वहां खूब भीड़ पहुंची थी और शूटिंग के लोगों के साथ भीड़ भी हर जगह होती थी। जेमिनी फिटनेस फ्रीक थे। रोज सुबह उठने के साथ लंबी वॉक पर निकलते थे। जब शूटिंग से समय निकालकर घर पर रहते थे तब भी ज्यादातर समय बैडमिंटन, गोल्फ, टेनिस खेलते हुए बिताते। ये इतने फिट थे कि हमेशा बॉडी डबल को वापस भेज देते थे। फिल्म मिसम्मा के लिए इन्होंने खुद दूसरी मंजिल से छलांग लगाई थी। इसमें ये इतने एक्सपर्ट हो गए थे कि कुछ दिनों में सीढ़ियां की जगह ये दूसरी मंजिल से छलांग लगाते हुए ही उतरते थे। जेमिनी को शुरुआत से ही प्रॉपर्टी में निवेश करना पसंद था। इन्हें घर खरीदने का जुनून ऐसा था कि अगर कहीं जाते और वो जगह पसंद आती तो खरीद लेते थे, चाहे कीमत कितनी भी हो। ऐसे ही उन्होंने शूटिंग के दौरान तमिलनाडु के कोडाईकनाल में स्थित रेड लिंच हेरिटेज बंगला खरीदा था। जेमिनी के तमिलनाडु में कई बड़े बंगले और प्रॉपर्टी है जिनकी देखरेख अब उनकी बेटियां करती है। राजनीति में जाने के सख्त खिलाफ थे। जेमिनी के साथी कलाकार एमजीआर, एम करुणानिधि और जे जयललिता राजनीति का जाना माना नाम बने। वही जेमिनी ने हमेशा राजनीति से दूरी बनाए रखी। एक समय राजीव गांधी ने उन्हें राज्यसभा की सीट ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी। फिल्म कनाना वाने शिवम के लिए मेकर्स को ऐसे हीरो की तलाश थी जो फिल्म में कुरुप बोने का रोल प्ले कर सके। पहले जेमिनी के नाम पर विचार किया गया, लेकिन बाद में मेकर्स ने यह सोचकर फैसला बदल लिया कि फैंस को हैंडसम जेमिनी कुरूप बने अच्छे नहीं लगेंगे। जब रोल हाथ से निकलता देखा तो जेमिनी ने जिद पकड़ ली। एक दिन जेमिनी एक कुरूप व्यक्ति का रूप धारण कर प्रोड्यूसर के घर पहुंचे और उन्हें आवाज बदलकर परेशान करने लगे। प्रोड्यूसर ने तंग आकर पुलिस बुलाने का फैसला किया तो जेमिनी ने हंसते हुए अपने इस नए अंदाज में दिए ऑडिशन का खुलासा किया। जाहिर है वो फिल्म जेमिनी को ही मिली थी। फिल्म में रूप बदलने के लिए जेमिनी को घंटों मेकअप करवाना पड़ता था और मेकअप खराब होने के डर से उन्हें घंटों भूखे रहना पड़ता था। मिस मालिनी, चंद्रधारी जैसी फिल्मों में साथ काम करते हुए जेमिनी पुष्पावली एक दूसरे को पसंद करने लगे। चूंकि जेमिनी पहले से शादीशुदा थे, ऐसे में उन्होंने पुष्पावली से शादी नहीं की। दूसरी तरफ पुष्पावली ने अपने पहले पति रंगाचारी से अलग होने के बाद उनसे तलाक नहीं लिया था। ऐसे में दोनों की शादी को हिंदू प्रथा के अनुसार जायज नहीं समझा जाता। एक कारण यह भी था कि 1956 तक भारत में तलाक को मान्यता नहीं मिली थी। रिलेशनशिप में रहते हुए पुष्पावली ने 10 अक्टूबर 1954 को बेटी रेखा को जन्म दिया। जब यह खबर फैली तो अखबारों में रेखा को जेमिनी और पुष्पावली की नाजायज बेटी कहा गया। बदनामी के बावजूद जेमिनी ने रेखा को भी अपनी बेटी का दर्जा नहीं दिया। एक दिन जेमिनी स्टूडियो में काम करते हुए जेमिनी की नजर सावित्री नाम की एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की हीरोइन बनने का सपना लिए स्टूडियो पहुंची थी, लेकिन उसे काम नहीं मिला। जेमिनी को अपने से 16 साल छोटी वो लड़की पसंद आ गई। ऐसे में उन्होंने उसकी एक तस्वीर ली और अखबार में दे दी। उस तस्वीर की मदद से सावित्री को फिल्मी में जगह मिली और वो स्टार बन गई। साथ काम करते हुए दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों में 1954 में गुपचुप शादी कर ली। पहले से ही निजी जिंदगी और अफेयर के चलते सुर्खियों में बने हुए जेमिनी ने दूसरी शादी राज रखी। लेकिन एक साल बाद जब सावित्री ने साबुन एन के कॉन्ट्रैक्ट में अपना नाम सावित्री गणेशन लिखा तो इस रास्ते से पर्दा हट गया। 1955 में पुष्पावली ने जेमिनी की दूसरी बेटी राधा को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद ही उन्हें जब सावित्री और जेमिनी का शादी का पता चला तो उन्हें ठेस पहुंची। जेमिनी ने सावित्री के आते ही पुष्पावली से दूरियां बढ़ा ली और उनकी बेटियों को पहचानने से भी इनकार कर दिया। पहली पत्नी अलामेलू और पुष्पावली की बेटियां एक ही स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन जेमिनी हमेशा रेखा और राधा को नजरअंदाज कर देते थे।
सावित्री को साउथ सिनेमा में महानटी कहा जाता था। 300 फिल्मों में काम कर चुकी सावित्री उस जमाने की सबसे रईस एक्ट्रेस थी। सोने चांदी और घरों पर ये खूब पैसे लुटाती थी। ये सब उन्होंने फिल्मों में आने से कमाया था। जैसे जैसे सावित्री की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी वैसे वैसे जेमिनी की फिल्में फ्लॉप होने लगी। एक ही अखबार में जेमिनी की फिल्मों के फ्लॉप होने की खबर होती थी और दूसरे पन्ने पर पत्नी सावित्री की तारीफें। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कभी जेमिनी के लिए घर के बाहर इंतजार करने वाले फिल्म मेकर उनके घर सावित्री को साइन करने पहुंचने लगे। भीड़ भी घर के बाहर ज्यादातर सावित्री के लिए ही होती थी। एक बार सावित्री और जेमिनी को इंडियन आर्मी को दान देने के लिए कहा गया। जेमिनी ने एक रकम तय की, लेकिन सावित्री ने बढ़ चढ़कर दान करने का फैसला किया। सावित्री ने करोड़ों के कीमती गहने दान कर दिए, जिससे जेमिनी की बेइज्जती हो गई। इस बात से जेमिनी काफी नाराज हुए थे। जब सावित्री ने 1968 की फिल्म चिन्नारी पापलू में पैसे लगाने का फैसला किया तो जेमिनी ने उन्हें रोकना चाहा, क्योंकि कम पढ़ी लिखी सावित्री ने को उनके साथी प्रोड्यूसर मूर्ख समझकर मनचाही राशि इस्तेमाल करवाते थे। सावित्री नहीं मानी और उनकी बनाई फिल्म से करोड़ों का नुकसान हुआ। जेमिनी की तीसरी पत्नी जूलियाना उनसे काफी छोटी थी, जो हर किसी को खटकती थी। जेमिनी के परिवार ने उन पर आरोप लगाया कि वो संपत्ति की चाह में जेमिनी के साथ थी। झगड़े इतने बढ़ गए कि जेमिनी का परिवार उन्हें यूएस ले गया और जूलियाना भारत में अकेली रह गई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।